नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से है। अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत की तरफ से डेवलप किए जा रहे इंडिजिनस सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका रेंज लगभग 1500 किलोमीटर तक होने वाला है, उसमें अभी एक नया काउंटर प्रोटेक्शन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिसमें फ्लेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिसाइल जिसे DRDO के इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया जा रहा है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सर्विस के लिए डिजाइन किया गया। और खास बात यह कि इसमें अब इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल थ्रेड्स जैसे कि मैन पैड्स और शॉर्ट रेंज की एटो मिसाइल से बचने के लिए फ्लेयर को डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली सबसोनिक क्रूज मिसाइल को मैनपैड की मदद से और एयर टू एयर मिसाइल की मदद से इंटरसेप्ट करने की बात सामने आई है। ये मिसाइल फिलहाल हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम का एक अपडेटेड वर्जन होने वाला है, जिसमें निर्भय मिसाइल की लेगेसी और डिजाइन कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही इसमें मानिक टर्बोफैन इंजन का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस इंजन है। इस मिसाइल को खास करके लो अल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो कि इसकी स्टेल्थ और रडार इवेडिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करने वाला है। लेकिन लो फ्लाइंग होने के कारण ये क्लोज रेंज के एयर डिफेंस, मैनपैड्स या फाइटर एयरक्राफ्ट के क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के लिए एक टारगेट बन जाते हैं। और जैसे कि ये सबसोनिक मिसाइल होते हैं, तो इनको क्लोज रेंज में इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल से टारगेट करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इसी थ्रेट को काउंटर करने के लिए अभी मिसाइल में हीट सिग्नेचर मिमिकिंग फ्लेयर का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, ताकि इनकमिंग मिसाइल को कंफ्यूज करके उसे इवेट किया जा सकेगा। ये अपग्रेड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम के टेस्टिंग फेज में ऐड किया गया था, और अभी उम्मीद किया जा रहा है कि इसकी फ्लेयर बेस्ड प्रोटेक्शन सिस्टम को अपकमिंग फ्लाइट ट्रायल के दौरान टेस्ट किया जाने वाला है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, और अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक चाइना की तरफ से पाकिस्तान की एक रिक्वेस्ट को ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से चाइना से हाइपरसोनिक मिसाइल को एक्वायर करने का और उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रिक्वेस्ट किया था। और खास करके भारत के साथ हुई रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान की तरफ से इंडियन ग्रोइंग हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए चाइना की मदद से ऐसे ही कुछ सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान बनाया गया था। लेकिन अभी पता चल रहा है कि चाइना की तरफ से ऐसे सिस्टम को पाकिस्तान को सप्लाई करने से मना किया जा रहा है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्ट के बाद पाकिस्तान की तरफ से चाइना से रिक्वेस्ट किया गया था कि उनको भी DF-17 कैटेगरी की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसे मिसाइल सिस्टम को सप्लाई किया जाए, जिनको पाकिस्तान लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑप्शन पर बातचीत करना चाहता था। लेकिन चाइनीज मिलिट्री सोर्सेस के मुताबिक चाइना की तरफ से ये बात क्लियर कर दिया गया था कि उनके हाइपरसोनिक सिस्टम एक्सपोर्ट क्लियरेंस के लिस्ट में नहीं आते, और ना ही अभी तक उनका कोई एक्सपोर्ट वेरिएंट डेवलप किया गया, जिस वजह से चाइना के जितने भी हाइपरसोनिक मिसाइल है उनको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ चाइना के अपने इस्तेमाल के लिए डेवलप किए गए। इसके अलावा एक और एंगल से अगर देखा जाए तो चाइना को लगता है कि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान को मिलते हैं तो उनका एक्सेस वेस्टर्न एक्सपर्ट्स तक पहुंच सकता है, और खास करके यूनाइटेड स्टेट के पास पहुंच सकता है, जिससे मिसाइल के डिजाइन और उसके काउंटर मेजर सिस्टम एक्सपोज हो सकते हैं। और सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि चाइना के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल उसकी स्ट्रेटेजिक डिटरेंट का कोर पार्ट है, जो कि स्पेशली यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ ये चाइना की ट्रम्प कार्ड होने वाला है, और इसी वजह से चाइना इनको किसी भी तरीके से प्रोलिफरेट करना नहीं चाहता है। और रिसेंटली जिस तरीके से PL-15 मिसाइल भारत के हाथ लगने के बाद अभी चाइना की तरफ से और भी ज्यादा होशियारी बरतने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि चाइना को पता लग चुका है कि पाकिस्तान अभी यूनाइटेड स्टेट के साथ भी लिंक में है, और जिस तरीके से US टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की मदद से चाइना ने कुछ साल पहले हासिल किया था, तो अभी सेम चीज चाइना के साथ भी हो सकता है, ऐसा चाइना को फील होने लगा है। और इसी वजह से चाइना की तरफ से अब अपनी कोर टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के साथ शेयर करने में हिचकिचाहट दिखाया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तेजस की डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इनिशियली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तेजस की डिप्लॉयमेंट के बारे में कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया था, जिस वजह से ये सवाल उठने लगे थे कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्यों डिप्लॉय नहीं किया गया था। लेकिन बाद में बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस को भी इस दौरान डिप्लॉय किया गया था, जिसमें एक तेजस ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 को BVR फाइट में आउटफ्लैंक कर दिया था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कितने तेजस डिप्लॉय किए गए थे, इसके बारे में कोई भी डाटा पब्लिक नहीं किया गया।
इसी के चलते अभी यूके बेस्ड मिलिट्री एविएशन मैगजीन एयरफोर्स मंथली, जो कि पहले भी अपने प्रो पाकिस्तानी एयरफोर्स लर्निंग के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा चुका है, उनकी तरफ से एक नई रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट नाइट यानी कि 7 मई 2025 के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 20 से ज्यादा तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को डिप्लॉय किया गया था, जिसमें ज्यादातर तेजस की एफओसी वेरिएंट और कुछ इसके आईओसी वेरिएंट थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस समय जो तेजस को डिप्लॉय किया गया था ये एक्चुअल स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा नहीं थे, यानी कि इनको पाकिस्तान के अंदर जाके एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए डिप्लॉय नहीं किया गया था, जो कि पहले से ही क्लियर हो चुका था, क्योंकि स्ट्राइक करने के लिए भारत की तरफ से ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसे मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए स्ट्राइक पैकेज में रफाल या फिर SU-30MK का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन साथ ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्कॉट करने के लिए फिर कैप मिशन के दौरान 20 से ज़्यादा तेजस को डिप्लॉय किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो मैगजीन है ये मोस्टली प्रो पाकिस्तानी आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए जानी जाती है। तो ऑपरेशन सिंदूर में तेजस का इस्तेमाल होने को लेकर इनके जितने भी सोर्सेस हैं सभी के सभी पाकिस्तान की तरफ से होने की उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि 20 से ज़्यादा तेजस को डिप्लॉय करने की बात को लेकर थोड़ा संदेह किया जा सकता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले भी ये बात क्लियर किया जा चुका था कि इस दौरान तेजस को भी डिप्लॉय किया गया था, जो कि कश्मीर के ऊपर JF-17 को आउटफ्लैंक करने में कामयाब हुआ था। और इसी वजह से रिपोर्ट कुछ हद तक सच होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की रफाल की एक नई वेपन सिस्टम की तरफ से। सफरान, जो कि ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है, उनकी तरफ से अभी पेरिस एयर शो 2025 के दौरान अपना लेटेस्ट हैमर लॉन्ग रेंज लो यील्ड प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन को शोकेस किया गया, जिसको शॉर्ट में LRL भी कहा जाता है। हैमर 250 LRL या लॉन्ग रेंज लो यील्ड मुनिशन की बात करें तो ये सिस्टम सफरान की एग्जिस्टिंग हैमर मिसाइल फैमिली का एक अपडेटेड वेरिएंट है, जिसमें प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले इसकी लॉन्ग रेंज और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी दोनों को एनहांस किया गया। इस मुनिशन के अंदर लेजर के साथ साथ GPS और INS बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जैसे डुअल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक कर सकता है। हाई एल्टीट्यूड से लॉन्च करने पर इसका रेंज 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है। साथ ही ये लाइट वेट और मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ आने वाला है, जिस वजह से ये रफाल के अलावा बाकी किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से रफाल में हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी अगर इसमें हैमर की 250 LRL जैसे प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन को भी ऐड किया जाता है तो उनकी स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को थोड़ा और बेहतर करने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के रफाल इस तरीके के मुनिशन को यूज करके दुश्मन की एयर डिफेंस कमांड सेंटर और हार्डन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट को डिस्टेंस से न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह कि इसकी प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले इसमें एक लो यील्ड वॉरेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से अर्बन वॉरफेयर या फिर सेंसिटिव एरिया में कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे सेम रोल में डिप्लॉय करने के लिए भारत के पास पहले से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी मौजूद है। तो देखने वाली बात यह कि आगे चल के फ्यूचर में रफाल में इन इंपोर्टेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है या फिर इंडिजिनस सिस्टम को प्रायोरिटी दिया जाता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के एक मेजर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ से, जहां पर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की तरफ से अभी 14th C295 एयरक्राफ्ट को ऑफिशियली 22 जून 2025 को भारत को हैंडओवर किया गया है। ये डिलीवरी 21,935 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, जो कि सितंबर 2021 में साइन किया गया था। इसमें टोटल 56 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। ये पूरा प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो 748 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो 1960s के टाइम पर इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए गए थे। C295 एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये एक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे टैक्टिकल ट्रूप्स और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, पैराट्रूपर डिप्लॉयमेंट, मेडिकल एवैक्यूएशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स और मैरिटाइम मिशन जैसे कई तरह के मल्टीपल रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका रियर रैम्प डोर और इसकी शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करने की कैपेबिलिटी इसको लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, आइलैंड एरिया जैसे रिमोट और टफ टेरेन में ऑपरेट करने के लिए आइडल बनाते हैं। फिलहाल अभी जिन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाने वाला है, इनको स्पेन के प्लांट में बनाया जा रहा है और फ्लाईओवर कंडीशन में भारत को डिलीवर किया जा रहा है। लेकिन 16 यूनिट के बाद इनको भारत में टाटा और एयरबस की जॉइंट फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जाने वाला है और भारत में बनाए जाने वाले पहले C295 एयरक्राफ्ट को 2026 तक ही इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान किया गया और 2031 तक सभी 56 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।